दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि इतने समय से आप मैं जब वीडियो स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग ही कहाँ से करता हूँ, हेलो दोस्तों, तो इसका मतलब आपको सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज मुझे सुबह सुबह मैसेज आ रहे थे हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। चलो मैंने कहा आप लोगों को भी मैं विश कर देता हूँ। देखिए, आज का जो आप लोगों का टॉपिक है ये उत्तराखंड का मापतौल प्रणाली, उसके साथ साथ कुमाऊं की कुछ किले और यहाँ पर जो डाक टिकट जारी किए गए थे उन तीनों का एक वीडियो बना दिया मैंने। 30 मिनट 35 मिनट की ये वीडियो बनेगी, तो उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। ठीक है, थोड़ा सा जोश मुझे लग रहा है कि ढीला हो चुका है, 2-3 दिनों से खुराक नहीं मिली है शायद आपको, तो वो टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा अपना जोश हाई रखो और पढ़ते रहो। ठीक, उत्तराखंड का सेशन ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं। जो जो टॉपिक मिलता रहा, क्योंकि यहाँ मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आपको टोटल उत्तराखंड पढ़नी होती, क्या पूछे कोई भरोसा नहीं। और जगह तो हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो सोर्सेज किताब हैं, यानी जहाँ भी जो भी जिस सोर्स में मैं पढ़ाता हूँ, यानी जिन किताबों में टॉपिक वगैरह होते हैं, वो हमने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो कई लोग जैसे परसों कमेंट वगैरह एक देख रहा था मैं, सर आप पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन आप भाषण बहुत देते हैं। जब मैंने पटवारी वाली लास्ट वीडियो दी थी, एक कमेंट आया था उसमें। तो ऐसे लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप अभी नए हैं, अभी अभी आप जुड़े हैं चैनल में, जिनको पिछला 1 साल या पिछले 6-7 महीने से मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनके लिए ये वीडियोज़ बनाता हूँ, आपके लिए नहीं बनाता हूँ। धीरे धीरे आप लोग जब जुड़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तब आप इस प्रकार के नकारात्मक कॉमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, पुरातन मापतौल प्रणाली। यानी हम लोग ये देखेंगे कि उत्तराखंड में पहले के समय किसी चीज को मापने के लिए, आजकल तो बांट वगैरह होते हैं, 1 केजी 2 केजी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नापा जाता है। बिग बाजार जाओगे, चीनी लोगे तो उसको नाप देगा तुरंत करके। तो पहले ऐसा नहीं चलता था। ठीक है, पहले एक अनुमान लगाए जाते थे, चाहे आप भूमि को मापना हो, चाहे आपको अनाज मापना है, चाहे आपको कोई द्रव चीज़ मापनी है, लिक्विड आइटम, या कोई आपको धातु वगैरह मापना है, इसके लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें हमने अपनाई। अब आपका एग्जाम में क्या पूछेगा, सिर्फ उसका नाम पूछेगा कि ये क्या होता था, इस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए यूज करते थे। तो सीधे सीधे आपको ये पता होना चाहिए, इससे धातु मापते थे, या इससे द्रव मापते थे, या इससे आप जमीन का मापते थे, या आपका कोई अन्य सोर्स है। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। इसको हम 4 कैटेगरी में देखेंगे। पहला हम लोगों ने जो देखना है वो देखना है अन्न संबंधी, यानी जो हमारा अनाज है उसको मापने के लिए क्या क्या चीजें होती थी, यानी अन्न संबंधी मापतौल प्रणाली। एक तो हमने ये देखना है। दूसरा हम लोगों ने जो देखना है उसके अंदर हम देखिए भूमि संबंधी मापतौल प्रणाली, यानी लैंड किससे मापते थे हम, भूमि संबंधी। ठीक है, संबंधी मापतौल प्रणाली। तीसरा हम लोगों ने भूमि के अलावा जो नेक्स्ट देखना है वो आता है आपका धातु संबंधी, यानी कोई हम मेटल वगैरह है उसको नापते थे तो कैसे नापते थे, धातु संबंधी। और अंतिम जो आता है वो आता है समय संबंधी, यानी आपको टाइम कैसे नापते थे, समय कैसे पता चलता था, क्योंकि घड़ी वगैरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब आज की तरह ऐसा थोड़ा ना कि गजोदर घड़ी पहन के वहां समय बता रहा है, उस समय नहीं था। ठीक है, तो ये हम सब चीज इसको देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है और यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये मैं आपको बताता हूं। पहला आता है आपका अन्न संबंधी, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने। ठीक है, अन्न संबंधी कई चीजों के लिए प्रयोग किया जाता था, या लकड़ी, आप लोग जैसे गांव वगैरह से अधिकांश लोग हैं, आप लोगों ने आजकल भी देखा होगा, जैसे कोई अनाज वगैरह आप लोग निकालते हैं, बर्तन टाइप का होता हो, काले काले कलर का, उस टाइप की चीजें, या मतलब लकड़ी की बने हो या किसी धातु के बने हो, उसका कोई अलग अलग धारण क्षमता होती थी, यानी कैपेसिटी उसकी क्या होती थी, अलग अलग होती थी। उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, चीजों का इंटरचेंज करते थे, यानी हम लोग एक चीज से दूसरी चीज को आदान प्रदान करते थे, यानी आपको कुछ दिया, उसी के इक्विवेलेंट कुछ चीज ले ली। तो इस प्रकार के धातु से या लकड़ी से चीजें बनी होती थी। उसी क्रम में हमने ये देखना है अन्न संबंधी क्या क्या होता था। ठीक है, तो अन्न के लिए क्या होते थे, देखो आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले लिखो शेर, क्या लिखोगे, शेर। शेर के बाद आपको लिखना है कूड़ी, कूड़ी के बाद आपने लिखना है पाथा। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि कूड़ी क्या होता था, शेर क्या होता था, पाथा। आप इसको नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में बेहोश हो जाओगे, फिर मुझे मुंह पे आके पानी मारना पड़ेगा, उठ भाई उठ, आज की वीडियो देख, उसके बाद इसको तय करना है। ठीक है, गजोदर से तो मैं हमेशा कहूंगा, देखो शेर, कूड़ी, पाथा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका डाल, दूण और विसत। क्या क्या लिखोगे, डाल, दूण, विसत।
ये सब के सब अपने आप में क्या है, एक प्रकार का अन्न संबंधी मापतौल प्रणाली, यानी इससे अनाज वगैरह को क्या किया जाता था, मापा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद आता है मण और खार। लास्ट के दो क्या हैं, मण और खार। मण और खार। अब आप कहोगे सर ये तो लिखा दिया आपने, इतनी बड़ी लाइन लिखा दी, ये एरो एरो करके हम तो ऐसा भी हम भी पढ़ सकते हैं ऐसा, इससे आएगा क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछेगा प्राचीन समय में उत्तराखंड में इनमें से कौन सा एक, प्राचीन समय में या पुरातन समय में उत्तराखंड में या आपके इलाकों में कौन सा एक अन्न संबंधी मापतौल प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग किया जाता था? एक ऑप्शन यहां का दे देगा, अन्य दूसरी जगह कोई भूमि से दे देगा, कोई द्रव से दे देगा। वहां बेहोश होने से अच्छा है अभी से मेहनत करो, इतने ज्यादा मेहनत करो कि आपका एग्जामिनर भी सोचे कि यार वाह इसने कहां से पढ़ा है। ठीक है, शेर, कुड़ी, पाथा, डाल, दूण, विसत, मण और खार, ये सब के सब अपने आप में प्राचीन समय में क्या होते थे, अन्न नापने की प्रणाली। आज के टाइम पे ऐसा थोड़ा ना कि 500 ग्राम, 250 ग्राम, 1 केजी वगैरह इस टाइप का नहीं होता था। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हम चीजों को किस में नापते थे, जैसे हमने मुट्ठी, हमने क्या किया, एक मुट्ठी हमने कोई अनाज पकड़ा। अब हर किसी के हाथ का साइज अलग अलग हो सकता है, किसी के बड़े हाथ होंगे, किसी के छोटे। बच्चे के हाथ से पकड़ोगे मुट्ठी अलग हो जाएगा, बड़ों के हाथ से। तो एक औसत मतलब जो बेसिक माना गया, स्टैंडर्ड कुछ होगा उस टाइम पे। तो एक मुट्ठी में जो अनाज आता था उसको लगभग हमने कहा चलो 62.5 ग्राम के इक्वल हो गया। यानी आपकी एक मुट्ठी में जो अनाज आएगा, कितना, एक मुट्ठी में जो अनाज आएगा आपका, वो मान लिया लगभग कितना उस टाइम पे, आज के हिसाब से इतना माना गया उस टाइम, 62.5 ग्राम के इक्वल इसको माना गया एक मुट्ठी को। तो अब जब एक मुट्ठी 62.5 ग्राम की होती थी, तो जब ऐसे ही आप एक मुट्ठी एक मुट्ठी एक मुट्ठी एक मुट्ठी करके 500 ग्राम लेके आओगे, यानी 500 ग्राम, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एक शेर के इक्वल हो जाएगी। यानी सिंपल सी बात है, एक शेर होता था अपने आप में हाफ केजी के इक्वल। आज के हिसाब से एक शेर कितना हो जाता था, हाफ केजी के इक्वल हो जाता था। ये ध्यान रखना, यानी आपकी एक मुट्ठी बराबर है 62.5 ग्राम। तो अब एक काम करना, खुद ही 62.5 को ऐसे नंबर से इंटू करना जिससे कि आपका 500 ग्राम आ जाए। चाहे आप 8 से करो, चाहे आप 16 से करो, जितने से भी करते हो। तो सिंपल सी बात है, एक शेर में लगभग कितना होता था उस टाइम पे, हाफ केजी होता था। ठीक है, यानी ये सिंपल सी बात है। ये कितने मुट्ठी होंगे फिर बताओ, जब एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम है तो 8 मुट्ठी पकड़ोगे ना, तब वो 500 ग्राम हो जाएगा। इसको 8 से इंटू करो तो 500 ग्राम हो जाएगा। तो एक शेर में कितना होगा, सिंपल सी बात, 8 मुट्ठी। ठीक है, 8 मुट्ठी बराबर होता था एक शेर। यानी इसका सिंपल सी बात है, इसमें आधा केजी आता था। और जो कुड़ी होता था, इससे आगे का होता था, उसको बोलते थे 1 केजी के इक्वल। यानी वर्तमान में कुड़ी जो है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। कुड़ी जो है वो 1 केजी के इक्वल हो गया, यानी इसका जस्ट डबल। ये तो हाफ केजी है, ये कितना है, 0.5 केजी, यानी 1/2 केजी हो गया। ठीक है, आपको ये नहीं देखना, मैं खाली समझा रहा हूं। ये एक कुड़ी जो हो गया 1 केजी के इक्वल हो गया, यानी 16 मुट्ठी आ जाएंगे भी इसके डबल। अब पाथा आ रहा, पाथा में इसका जस्ट डबल है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 केजी होगा। तो मुट्ठी में कितना हो जाएगा, ठीक इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, 2 केजी। तीसरा आता है डाल। डाल जो होता था उस समय जो था, अभी के हिसाब से 16 केजी के इक्वल होता था। ठीक है, 16 केजी के इक्वल इसमें होता था। दूण होता था लगभग 32 केजी। कितना होता था, 32 केजी। विसत थोड़ा सा क्या है, कम है। विसत अपने आप में 20 केजी है, जबकि मण अपने आप में 40 केजी और वो 640 केजी। ठीक है, ये है 20 केजी के इक्वल। मण अपने आप में कितना, 40 केजी, और एक खर कितना है, 640 केजी के इक्वल। ये नहीं पढ़ना है आपको, मैं खाली आपको बस समझा रहा हूं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, शेर, कुड़ी, पाथा, डाल, दूण, विसत, मण, खर, ये हैं सबके सब प्राचीन समय में भूमि से प्राप्त होने वाले या किसी भी तरीके से प्राप्त होने वाले अनाज को मापने की प्रणालियां। क्वेश्चन पूछेगा पाथा क्या है, बता देना तुरंत। सर ने बता रखा है, सर अन्न संबंधी प्राचीन समय में मापतौल की प्रणाली होती थी, उसको बोलते थे पाथा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया, हम तुरंत किस में आ जाएंगे, दूसरे वाले में, यानी भूमि से संबंधित। अब आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, देखना।
भूमि से संबंधित का मतलब भूमि, लैंड को किससे मापा जाता था ये हमने देखा। तो भूमि के अंदर अपने आप में कई तरीके से होते थे। पहले के समय में या तो आप क्या करोगे भूमि संबंधी बीज की मात्रा से, कि एक खेत में कितना बीज हो रहा है, कितना बीज आप बो रहे हैं, उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग आपने तय कर दिया कि ये भूमि इतनी होगी, या ऐसा कर सकते हो। या दूसरा एक तरीका होता था, उसको बोलते थे चौखुंडा जूला या चक्र जूला, एक भूमि का प्रकार होता था, हद भूमि बोलते थे उसको। आपने वो सब नहीं देखना है, बस भूमि को मापने की एक प्रणाली के अंतर आता था, उसको बोलते थे चौखुंटा जूला व चक्र जूला। ठीक है, क्या लिखोगे, चौखुंटा जूला व चक्र जूला। ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसका भी एक प्रकार से यूज हुआ था एक समय में, कि ये मतलब जमीन थी, हद भूमि होती थी। चौखुंटा जूला व चक्र जूला के तरीके से भी, और एक बाद में जो आया 20 नाली का बना दिया इन्हें, जिसको बीसी बोला गया। यानी बीसी भी किसके लिए यूज होता था, भूमि को नापने के लिए। पहला बीज मात्रा के अकॉर्डिंग या ऐसे करते थे, या अपने आप में एक बीसी के हिसाब से, बीसी, ठीक है, ये होती थी 20 नाली जमीन के इक्वल। तो यानी ऐसा कहा गया जितने में 20 नाली जमीन मतलब बीज बुगेगा उसको बीसी बोला गया। ये सिर्फ एक बात बता रहा हूं। अब देखो ये जो 20 नाली है इसको हम कैसे समझें, यानी लगभग ये 40 केजी के बराबर हुआ करता था। यानी वर्तमान समय में आप जिसमें 40 केजी अनाज या बीज बो सकते हैं वो अपने आप में क्या हो गया, 40 केजी के बराबर बीसी माना गया। यानी 40 केजी के बराबर होगा। तो अभी मैंने आपको अन्न संबंधी बताया था, अन्न संबंधी में 40 केजी कहा था, मण, यानी एक मण बराबर कितना होता था, 20। यानी 40 केजी मैंने अभी मण बताया था ना, तो ये किसके बराबर हो गया, एक मण के इक्वल। और एक मण अपने आप में अगर 40 केजी है तो अगर उसको पाथा में कन्वर्ट करो, पाथा कितना था, 20 केजी, तो 2 पाथे में 1 मण आ जाएंगे। यानी ये सब के सब क्या हो गया, 2 पाथा भी कह सकते हो, 1 मण या 2 पाथा। अब ये कुछ नहीं पढ़ना, ये सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ये याद रखना है। चौखुंटा जूला बीसी या बीज मात्रा के हिसाब से, और बीसी जो होता था अपने आप में 40 केजी के इक्वल होता था, जिसको 1 मण या 2 पाथा जो भी कहो, इसी की जो वैल्यू होती थी इसी को बोला गया 1 एकड़ भूमि। यानी 1 एकड़ भूमि में कितना नापा जाता था, लगभग 40 केजी के बराबर अनाज जिसमें आएगा, मतलब बोया जाएगा, उसी को बोला गया 1 एकड़ भूमि। ठीक है, ये लिखो आप लोग, 1 एकड़ भूमि के ये लगभग क्या होता था, इक्विवेलेंट होता था। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है टोटल मिला के ये 1 एकड़ भूमि तक आप लोगों ने पहुंच गए। अब हमें 2 चीज देखनी है। एक हमने देखना है कि एक नाली कितने के इक्वल होती है। देखो जो मुट्ठी में हम आपना था, इसको आप लोग लिख लोगे ब्रैकेट में, 16 मुट्ठी में आता है एक नाली। एक नाली जमीन कहते हैं ना जो आप लोग, उसका मतलब होता है 16 मुट्ठी। यानी 16 मुट्ठी जितने में मापोगे आप, एक नाली हो गया। और ये 40 केजी तक अगर आपने पहुंचना है, यानी मतलब आप लोग 1 बीघा के इक्वल पहुंचना है, तो उसके लिए आप लोग ढाई मतलब क्या करोगे, मतलब 2.5 नाली जो होती है वो अपने आप में किसके बराबर होती है, 1 बीघा के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको लिखो 2.5 नाली। जब जैसे कहते हैं ना 2.5 नाली जमीन है इसके बाद, इसका मतलब वो 16 दूना 32 और उसका 8 यानी 40। जब वो 40 मुट्ठी मापेगा किसी में, उसी को उसने 1 बीघा बोल दिया। यानी 2.5 नाली में होता है 1 बीघा, 2.5 नाली में 1 बीघा होता है। और ये 1 बीघा में कितना आएगा, लगभग 16 दूना 32 और 40 मुट्ठी। ठीक है, 40 मुट्ठी ये हुआ। ये आपको खाली फॉर्मूला एक चीज ये याद रखना, कभी पूछ न दे कि 1 बीघा में कितना मुट्ठी होता है, 40 मुट्ठी या 1 बीघा, 2.5 नाली बराबर 1 बीघा होता है, ये ध्यान रखना। अभी एग्जैक्ट है नहीं है, किताबों में यही चीज दी है, थोड़ा सा हेरफेर हो सकती है चीजों में, ये ध्यान रखना आप लोग। लेकिन 16 मुट्ठी बराबर 1 नाली होता है और 2.5 नाली में 1 बीघा हो जाता है, यानी 40 मुट्ठी, क्योंकि 16 को 2.5 से गुणा करोगे तो आप 40 आ जाएगा 2.5 से। ठीक है, ये आप लोग सिर्फ इतना याद रखना, ये होता था भूमि संबंधी। अब क्या होता था, पहले के समय में जैसे जमीन वगैरह होती थी, अब जमीन का विभाजन भी होता था। पैतृक जमीन होती थी, उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको डिवाइड कर देते 2 भागों में। तो ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जैक्टली था नहीं, कुछ पत्थर वगैरह या विभाजक रेखा खींच दी जाती थी। उसी विभाजक रेखा के लिए जिस टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ है उसको बोलते हैं वाडू अथवा ओडा। क्या लिखोगे, वाडू अथवा ओडा। इधर लिखो वाडू अथवा ओडा। ये शब्द क्या है अपने आप में, वाडू अथवा ओडा, इसका मतलब होता है भूमि विभाजक रेखा। यानी लैंड को जब सेपरेट किया, 2 भागों में आपने विभाजन कर दिया, जिसको जहां पे माना गया कि यहां से आगे तेरा खेत इधर मेरा, तो इसको बोला गया भूमि विभाजक रेखा। ठीक है, ये वाडू अथवा ओडा क्या होता था, भूमि विभाजक रेखा। ये था आपका भूमि संबंधी। नेक्स्ट आता है आपका धातु संबंधी। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखना है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट मतलब इसके बाद आता है आपका धातु संबंधी। देखिए
अब मतलब धातु क्या हुआ, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी है, जिस प्रकार का भी आपके पास धातु है, उसको मापने के लिए हमने किस किस चीज का प्रयोग किया वो कुछ नहीं पढ़ना आपको। आप लोगों ने एक प्रकार का तुला या तुल का यूज होता था, यानी इसको तुला अथवा तुल, इसका हम लोग एक तराजू टाइप का होता था उससे मापते थे, तुला अथवा तुल बोला गया। और इसमें कई तरीके से चीजों को नापते थे, जैसे एक पल होता था, पल, तोला, ये टर्मोलॉजी है, जैसे ना 1 केजी 2 केजी बोलते थे, 5 केजी 8 केजी आज के टाइम पे पल तोला। इसके अलावा टका रत्ती, जैसे कहते हैं ना 8 रत्ती बना रखा है 2 रत्ती, ये सब धातु नापने के लिए होता था। टका, अभी इसकी वैल्यू नहीं पढ़नी है आपने, ठीक है। रत्ती, पल, तोला, टका, रत्ती। इसके अलावा मासा, सवासेर, ये क्या हो गया अपने आप में, मासा और सवासेर, ये सब के सब क्या होते थे, मतलब अपने आप में धातुओं को नापने के लिए यूज होते थे, ये यूनिट होते थे। अभी भी कहते हैं एक पल का बना रखा है, 8 रत्ती का है, 2 रत्ती का बना रखा है, 10 रत्ती का, ये टका, ये सब के सब क्या होते थे अपने आप में धातुओं को नापने के लिए प्राचीन समय में जो टर्मोलॉजी यूज हो जाती थी इसके लिए बोला जाता था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और अंतिम इसके बाद जो आता है इसी के धातु संबंधी जो है एक और आता है, उसका नाम होता है द्रव संबंधी। तो मैंने समय के साथ साथ धातु के बाद एक द्रव भी लिख लो आप, यानी लिक्विड द्रव संबंधी, यानी द्रव को किससे नापा जाता था, ठीक है, द्रव संबंधी। तो जो द्रव नापे जाते थे उसके लिए किस चीज का प्रयोग किया गया, वो था एक तामी सेर कुड़ी, यानी तामी बोला जाता था बेसिकली, ठीक है। तो द्रव, इसको आप लोगों ने धातु क्या लिख लिया होगा, द्रव का देख लीजिए, द्रव के लिए तामी का यूज होता था। किसका यूज होता था, तामी। तामी का यूज होता था द्रव संबंधी चीजों को नापने के लिए। बाकी सेर कुड़ी में इसको कन्वर्ट किया जाता था 500 ग्राम, क्योंकि जैसे कहते हैं ना आजकल हम दूध लेते हैं तो 1 केजी दूध, आधा केजी दूध तो ऐसे ही तो लेते हैं हम लोग द्रव भी, तो उसके लिए तामी का यूज होता था। तामी की कुछ वैल्यू निकाल दी, जैसे हाफ होगा तो सेर, इसके अलावा 1 होगा तो कुड़ी, इस प्रकार से जैसे अभी आपने अन्न नापा था ना उसी प्रकार से तामी सेर कुड़ी। तो बाकी ये जो तामी होता था ये अपने आप में कितना था, 250 ग्राम, वो 500 ग्राम और वो 1 केजी। ये तो आप लोगों को 250 ग्राम, शेर मैंने आपको अभी बता रखा है कि कितना होता था 500 ग्राम यानी हाफ के जी, और कुड़ी कितना होता था 1 केजी यानी 1000 ग्राम होता था, ठीक है। तामी शेर कुड़ी जो है, तामी बेसिकली द्रव संबंधी। और अंतिम जो आता है आपका वो समय संबंधी। अब आज का जैसा नहीं है उस टाइम की घड़ी वगैरह आपके पास हो, टाइम नापने के लिए अभी भी हमारे गांव में देखा ना आप लोगों ने, सूर्य को भी देखते हैं ऊपर, कहाँ पे सूर्य पहुंचा है ये देखते हैं ना, समय संबंधी। देखो टाइम के लिए कुछ नहीं होगा, टाइम के लिए टर्मोलॉजी का यूज कर देते थे। एक जैसे उसने क्या बोल दिया, सुब्याण रात, सुब्याण रात, इसका मतलब अभी रात ढलने वाली है, यानी अब सुबह होने वाली है, उसके लिए सुब्याण रात टर्मोलॉजी का। इसके बाद रत्ती ब्याण, यानी जैसे ही रात ढल गई है, सुबह हो चुकी है, उसको बोला गया रत्ती ब्याण। अभी आप लोग ने सुना भी होगा कुमाऊनी गढ़वाली में ऐसी टर्मोलॉजी, सुब्याण रात यानी रात ढलने यानी सुबह होने वाली है, हुई नहीं है, रत्ती ब्याण यानी सुबह हो चुकी है। इसके अलावा एक चिलकोई होता था। चिलकोई कब होता था, जैसे पहाड़ों में आप अभी देखोगे ना सुबह सुबह जो पहाड़ियों में धूप दिखती है आपको, चिलकोई, ब्रैकेट में लिखना पहाड़ी में धूप, पहाड़ी पर धूप। जैसे मॉर्निंग में उठोगे पहाड़ों में दूर टॉप में आपको धूप वाला इलाका दिखेगा ना, उसको चिलकोई बोला जाता था पहले, ठीक है। इसके अलावा एक कल्यार आता था जिसको नाश्ते करने का टाइम होता था, यानी जब आप ब्रेकफास्ट करते थे उसको कल्यार बोलते थे। ब्रैकेट में नाश्ता लिख दो समझ जाओगे, यानी नाश्ता करने का जो समय होता था उसको कल्यार बोला जाता था उस टाइम पे, ठीक है। कल्यार के बाद जैसे दोपहर का समय आएगा उसको दयानल बोलते, मतलब आपका दोपहर बोलते थे, दोपहर, ठीक है, दोपहर ऐसे लिख लो, दोपहर यानी दोपहर मतलब दोपहर का समय। दोपहर के बाद जब सूर्य धीरे धीरे बहुत उसकी गर्मी है वो कम होने लग जाएगी, उसको हालेक बोला गया। क्या बोला गया, हालेक। हालेक के ब्रैकेट में लिख देना सूर्य की गर्मी में नमी, ठीक है, यानी सूर्य की जो गर्मी है उसमें कम इंटेंसिटी अब रहेगी, उसको सूर्य की गर्मी में नमी को उसको हालेक बोला गया, यानी सूर्य की जो गर्मी है वो कम होने लगी, यानी सूर्य की गर्मी में कमी को हालेक बोला गया, ठीक है। इसके अलावा रूमक होता था, जब सूर्य छिप जाता था, रूमक, ब्रैकेट में लिख देना सूर्य का छिपना। रूमक क्या लिखोगे, सूर्य का छिपना। इसके बाद जो आता था देवताओं को दिया वगैरह, जो संध्या काल का समय होता है तो उसको आप लोग क्या बोलते थे उस टाइम पे, दयानल, यानी इसका मतलब है कि देवताओं को अब क्या करोगे, आप दिया बाती जलाओगे। ब्रैकेट में लिखना संध्या काल का समय या देवताओं को दिया जलाने का समय। और अंतिम उसका खाना वाना खाने का समय, वो तो आप लोग पेपर में आएगा वैसे समझ जाओगे। सोने के समय को सुतनल भी बोलते थे, ठीक है, सुतनल, सुतनल, ये ब्रैकेट में लिखना सोने का समय। इस प्रकार से टर्मोलॉजी होते थे। तो एक हालेक याद, एक आपको ये रूमक याद रखना, सूर्य का छिपना, एक आप चिलकोई याद रख सकते हो, एक हालेक याद रख सकते हो, बाकी कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। ये था आपका समय। अब लिख लीजिए आप
कुमाऊं के प्रसिद्ध किले तथा जारी किए गए डाक टिकट। को देखना है कुमाऊं के किले और उसके बाद उत्तराखंड के प्रमुख डाक टिकट देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कुमाऊं के प्रमुख किले में आप लोगों को हेडिंग डालना है। यहाँ चंपावत के सबको आते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आए हो जब से उत्तराखंड की तैयारी की है। चंपावत के ज़्यादा जो चंपावत और अल्मोड़ा के अलावा है ही नहीं। एक राजबुंगा, बाणासुर, गल्लाचौड़ और सिरमोही का किला आप लोगों ने लिखना है। ये कहाँ कहाँ है, वो सब चंपावत जिले में। ठीक है, पहला लिखो राजबुंगा का किला। ठीक है, पहला लिखना है। दूसरा लिखना है वाणासुर का किला। क्या लिखोगे, वाणासुर का किला, बाणासुर का किला, वाणासुर का किला। तीसरा आप लोगों ने क्या लिखना है, सिरमोही का किला और गल्लाचौड़ का किला। पहला लिखो गल्लाचौड़, गल्लाचौड़ का किला। इसी गल्लाचौड़ के किले को एक अन्य नाम से जाना जाता है, मतलब उस सिरमोही के किला को उसको बोला जाता है लोहाघाट में हो। ठीक है, सिरमोही का किला लिखो, इसे सिरमोही का किला, सिरमोही का किला। अब ये सिरमोही का किला है, ये अपने आप में कहाँ है, लोहाघाट के पास चंपावत में। गल्लाचौड़ का किला राजा गोरिल ने बनाया था, ये बताया जाता है राजा गोरिल का है। राजा कहाँ है ही पूछता है इसमें बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, ये राजा गोरिल का है। बाणासुर का किला सब छोड़ दे, राजगुंगा का किला राजा सोमचंद का है, सोमचंद का है। ठीक है, ये हो गया। और चंपावत के अलावा जो दूसरा है वो है अपने आप में अल्मोड़ा में। दूसरा आप लोगों ने लिखना है अल्मोड़ा में। दो ही जगह आपको बेसिकली मिलेंगे। अल्मोड़ा के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, एक मल्ला महल लिखो, एक खगमरा लिखो, एक लाल मंडी लिखो। क्या क्या लिखोगे, मल्ला महल का किला, मल्ला महल का किला, खगमरा का किला, ठीक है, लाल मंडी का किला, लाल मंडी का किला। तो मल्ला महल किला, खगमरा किला, लाल मंडी का किला और इसके अलावा एक नेथना का किला है। ठीक है, नेथना का किला, वो थोड़ा ही अल्मोड़ा मेन से दूर है, नेथना का किला। अब आपको क्या करना है, मल्ला महल, खगमरा, लाल मंडी किले का एक अन्य नाम आप लोगों को लिखना है, उसको लिख लीजिए आप, फोर्ट मोइरा का किला। क्या लिखोगे, फोर्ट मोइरा का किला, फोर्ट मोइरा। देखो खगमरा का किला बनाया है भीष्मचंद ने, ब्रैकेट में लिख लेना इसको, भीष्मचंद। ठीक है, मल्ला महल का राजा कल्याण चंद, मतलब लाल मंडी फोर मोइरा भी कल्याण चंद है। लेकिन आप लोग इसको कंफर्म कर लेना एक बार। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज हो रहा है। मल्ला महल तो है कल्याण चंद, लाल मंडी का किला भी चेक कर लेना, और ये आपको परीक्षा वाणी वगैरह सब जगह मिल जाएगा। और एक नेथना का किला है जो कि आपका ये मतलब चौखुटिया के आसपास पड़ता है, मासी वगैरह के आसपास पड़ता है, इसको भी देख लेना। ये किसने बनाया नहीं पूछता, आपको सिर्फ यही पूछेगा कहाँ है, मल्ला महल कल्याण चंद, खगमरा भीष्मचंद, लाल मंडी या फोर्ट मोइरा भी कल्याण चंद, राजा कल्याण चंद, और लास्ट अपने आप में क्या आता है आपका, नेथना किला। ठीक है, इतने आपको किले याद रखने कुमाऊं के। अब इंपोर्टेंट टॉपिक लिखो, प्रमुख डाक टिकट, यानी उत्तराखंड पर जारी किए गए प्रमुख डाक टिकट लिखना है आपको। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसको दो कैटेगरी में देखेंगे, यानी इसको दो चरणों में लिखेंगे। तो लिखो उत्तराखंड पर जारी डाक टिकट, डाक, क्योंकि यहाँ SSC है कुछ भी नहीं। अब देखो इसको आप लोग अपडेट करते रहना। ठीक है, मैं 2018 तक आपको लेके चलूंगा। 19, 20, 21 अगर कोई मिलता है आपको तो आप उसको अपडेट करते रहना है। ठीक है, आप फ्यूचर में भी आप लोग इस वीडियो को देखते रहेंगे। दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो इम्पोर्टेंट लिखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ आपने लिखना अन्य, अदर। अब ये नहीं कि इसको आपने देखना ही नहीं है। ठीक है, इंपोर्टेंट के अंदर आपने क्या लिखना है, पहला जो तो जारी हुआ था वो तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें। लिखो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत को, पंत पे कब जारी किया गया था ये याद रखना आपको। दूसरा आपने लिखना है मोनाल पक्षी पे, क्योंकि राज्य पक्षी है, ध्यान रखना है। ठीक है, मोनाल पक्षी पे याद रखना है। तीसरा आपको इसका राज्य के सभी चिन्हों पे, बुरांस वृक्ष पे आपको याद रखना है, बुरांस वृक्ष पे। ठीक है, कब जारी हुआ था। नेक्स्ट है आपको याद रखना है यहाँ से, मतलब बुरांस के बाद ब्रह्म कमल भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना आप लोग, ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल पे डाक टिकट कब जारी हुआ। ठीक है, क्योंकि राज्य के साइन है। इसके अलावा आप लोग ने लिखना है केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, नंदा राजजात। केदारनाथ धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और ये आप लोग नोट करते रहना। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो देखना है यहाँ पे, और नंदा राजजात, नंदा राजजात यात्रा। ये आपको तो पहले कैटेगरी के रखने ही रखने ध्यान में। अब ये नहीं कि इसी में से आएगा, हो सकता है अदर वाले में से आ जाए।
पंडित गोविंद बल्लभ पंत को लिखोगे 1965 में, ये क्या लिखोगे 1965, प्रथम इसी पे जारी हुआ था। मोनाल बुरांस ब्रह्मकमल तो ध्यान रखना ही रखना है, 1975, 1977, 1975, 1977 और ब्रह्मकमल पे जो जारी किया गया था 1982 में, 1982 में, ठीक है। केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों धाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2001 और 2003 करोगे, 2001 2003 और नंदा यात्रा यात्रा 2013। ये तो फर्स्ट कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जहां आपको क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना रहेंगी और मुझे लगता है कि कभी ना कभी मोनाल बुरांस और ब्रह्मकमल पे आपको बेहोश ना कर दे, या केदारनाथ बद्रीनाथ पे कहीं बेहोश ना कर दे, या इन तीनों पे कहीं यहां से क्वेश्चन ना उठा दे कि इस पे डाक टिकट कब जारी किया गया था, ठीक है। ये तो आपको फर्स्ट कैटेगरी के याद रखने ही रखने। अब आता है आपका अन्य कैटेगरी। अन्य कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आप IMA लिखोगे, क्या लिखोगे IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यानी भारतीय सैन्य अकादमी के भी लिखोगे, जो देहरादून में है। IMA पे जो इन लोगों ने डाक टिकट जारी किया गया था वो किया था अपने आप में 1982 में, जबकि एक IMA कॉलेज भी है उस पर किया गया था 97 में, 1982, ठीक है। ये याद रखना, भारतीय सैन्य अकादमी लिख लो IMA को, इस पे जारी किया गया था 1982 में, जबकि IMA जो कॉलेज है इनका एक कॉलेज है उस पर 97 में, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे कॉलेज लिख के 1997 इस पे जारी किया गया था। इसके अलावा जो आपके डाक टिकट जारी हुए हैं उसको आप लोगों ने लिखना है। एक तो सीधे सीधे चंद्र सिंह गढ़वाली पे, जो कि पेशावर कांड के नायक थे, और उसके साथ साथ आपने लिखना है मतलब ये स्वामी रामतीर्थ। पहले लिख लो आप चंद्र सिंह गढ़वाली, क्या लिखोगे चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन थे? पेशावर कांड में इनका नाम सुना होगा आपने बहुत बार। इस पे जो जारी किया गया था 1994 में, चंद्र सिंह गढ़वाली पे डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है, 1994 में। अब देखिए कुछ अलग आते हैं आपके, वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं जो अब यहाँ से मैं लिखूंगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग देखना इसको। जो अब लिखूंगा उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आएगा ही नहीं। स्वामी रामतीर्थ उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि इस पर आपको मतलब डाक टिकट पहुंचेगा। स्वामी राम तीर्थ पे पहला ही लिखना है आपको। दूसरा लिखना है आपने भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में, भारतीय, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, ठीक है। और तीसरा आपने जो लिखना है वो लिखना है क्या, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट। देखो जो स्वामी राम तीर्थ है उस पर बता 1966 पे, दूसरे पे 67 और 76, 1966, 1967, 1976, ठीक है। इसमें अगर पूछेगा तो हो सकता है जिम कॉर्बेट पूछ दे, या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क अलग है, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क अलग है। अगला लिखना है आपको कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। इस पे जो जारी किया गया था वो किया गया था 1986 में, ठीक, 1986। नेक्स्ट आपका आता है शंकराचार्य आदि गुरु, शंकराचार्य आता है अगला। और शंकराचार्य के बाद जो अगला आता है, इन्हीं के साथ साथ क्या लिखोगे आप लोग, श्री राम शर्मा और राहुल सांकृत्यायन, तीनों लिखो। शंकराचार्य ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, श्री राम शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। शंकराचार्य पे हुआ था 1989 में डाक टिकट जारी। श्री राम शर्मा पे हुआ था 1991 में, 1991 में, और राहुल सांकृत्यायन पे हुआ था 1993 में। तो आपको देखो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है। एक जिम कॉर्बेट याद रखना, एक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अन्य वाले में, ठीक है। यहाँ चंद्र सिंह गढ़वाली याद रखना। शंकराचार्य नहीं भी रखोगे चलेगा, राहुल सांकृत्यायन नहीं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं, इन दोनों को आपने याद रखना। अब पढ़ना तो पड़ेगा यार, आयोग का यहाँ कोई भरोसा नहीं कि वो क्या पूछते, ठीक है। अब आता है अगला आपका IIT रुड़की देहरादून रेल। देहरादून को रेल को आपने याद रखना है, क्यों रखना अभी बताता हूँ। IIT रुड़की ये हुआ था 1997 में, और देहरादून रेल लिखो, ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इस पर 15 रुपये का टिकट जारी किया गया था, इसीलिए, जो कि सबसे महंगा था, ठीक है। सन 2000 में, ब्रैकेट में लिख दो 15 रुपये का, 15 रुपये का इस पर डाक टिकट जारी किया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देहरादून रेल आपको ध्यान रखना है, जो कि महंगा इस पर किया था। अब आता है 3-4 और, एक गुरुकुल कांगड़ी, कैंपटी फॉल, पंडित नैन सिंह रावत। क्या क्या लिखोगे, गुरुकुल कांगड़ी, कैंपटी फॉल, गुरुकुल
कांगड़ी एक, दूसरा लिखोगे केम्प्टीफाल, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी, ठीक है। पंडित नैन सिंह रावत एक थोड़ा सा व्यक्ति विशेष के अंदर आता, तो वो याद रखना आपको, पंडित नैन सिंह रावत, ठीक है। देखो गुरुकुल कांगड़ी पे जो जारी किया गया था 2002, केम्प्टीफॉल पे 2003 और उस पे 2004, लगातार हैं 2003, मतलब 2002, 2003 और 2004 पे, ठीक है। ये एक आता है आपका रूपकुंड झील, कहाँ, जिसको रहस्यमय झील उत्तर चमोली में आप लोगों ने सुना होगा, इसको भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, 2006, इसको स्टार कर देना, और पंडित नैन सिंह को स्टार कर देना डबल, ठीक है। रूपकुंड 2006। लास्ट बचते हैं आपके कुमाऊं और गढ़वाल राइफल्स और हेमवती नंदन बहुगुणा, तो लिखो कुमाऊं प्लस गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं प्लस गढ़वाल राइफल्स, तीसरी बटालियन संभवतः थी 2017, और लास्ट आपका आता है हेमवती नंदन बहुगुणा जी 2018, ठीक है। ये आपके तथ्य थे। अब ये डाक टिकट में सब याद करने में मत लगे रहना, जिसको टिक कर रखा है उसको याद रखना, और हेमवती नंदन बहुगुणा जी भी याद रखना, क्योंकि संभवतः ये अंतिम थी जो अभी तक हुआ है 2018 में। अगर इससे आगे आपको कोई भी मिले अपडेट, अगर आपको मिलता है आप नोट कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि आपको इससे आगे की अपडेट पता हो, 2019 की पता हो, 20 की हो, मुझे कहीं पे 2019, 20, 21 का अगर कहीं मिलता है, कोई नया तथ्य मिलेगा तो मैं आपको जल्द से उसको बता दूंगा, लेकिन जहाँ पे स्टार किए हैं वो आप लोग तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये फैक्चुअल क्लास आपके समझ में आएगी, फैक्ट बेस्ड। अब ऐसा ही होगा, उत्तराखंड के 2-2, 3-3 टॉपिक एक दिन में कवर हो जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।